चलिए, तो हम राजनीतिक चिंतकों के बारे में बात कर रहे थे। हमने प्लेटो और प्लेटो के हमने शिष्य अरस्तु, इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ दिया था, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होगी, है ना बच्चे? बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, मैं आपको इनकी पीडीएफ ज़रूर दूँगा, ठीक है ना? जो एक टाइपिंग वाली पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं लिख-लिख कर आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की सुविधा ना हो असुविधा ना हो और प्लस देखिए आप क्लास में सारी चीज़ों को याद करते हुए चलें। सर अनीता जी वो जो ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है, मैं आपके हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन करता हूँ। वो जो ज्योग्राफी की क्लास है, वो 30 नंबर वाली जीएस के लिए है, इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास है। अगर आप भी ज्योग्राफी विषय से देना चाहते हैं या आप जीएस के लिए तो ज्योग्राफी को पढ़ेंगे या आप जीएस के लिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके बैच में ज्योग्राफी वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ से डेमो लेक्चर में हमने खत्म की थी। एक मतलब ब्रह्मांड से ही आगे आपकी ज्योग्राफी यहाँ चलेगी, ठीक है ना? जब भी ज्योग्राफी की क्लास मतलब लास्ट के 3 दिन ज्योग्राफी, ठीक है ना? और इकोनॉमी और शुरुआत के जो बच्चे आपके 3 दिन होते हैं उसमें आपकी पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री, ठीक है? तो ये बिल्कुल डेमो लेक्चर्स वाला शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको चारों पढ़ने हैं क्यों? क्योंकि जीएस में ये चारों ही विषय आएँगे। ठीक है, 30 नंबर का जीएस है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना 30 नंबर के जीएस को, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी? हाँ, देखिए सभी का कमेंट्स हो रहा है, आशुतोष वर्मा जी आपका भी कमेंट्स हो रहा है। जी, ठीक है। डेमो क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएँगी और बताइए बच्चे? हाँ, बिल्कुल। जो जीएस की ज्योग्राफी यूट्यूब पर है वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है, बिल्कुल है बच्चे। ठीक है? ज्योग्राफी की लाइव क्लास ठीक है लास्ट के 3 दिन चलेगी, ठीक है बच्चे? ठीक है, ओके। तो भाई ठीक है, मैंने आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए, उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। जी, एक तो मैं आप सभी के सवालों का जवाब दे दूँगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना? अगर किसी का भी सवाल ठीक है जिसका जवाब रह गया है, तो मैं दे दूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है? कोई उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? आइए चलिए, ठीक है हम आगे चलते हैं। आज हम बेसिकली ठीक है ना, आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो प्लेटो और अरस्तु की बात, ठीक है? थॉमस होब्स हैं, तो थॉमस होब्स पढ़ेंगे, ठीक है? थॉमस होब्स के बारे में जानना हमें बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है बच्चे और इनकी एक प्रमुख कृति है, ठीक है? लेविथान, ठीक है? जो इनकी कृति है मेरे प्यारे बच्चे लेविथान, ठीक है? लेविथान से ही इनके ठीक है समस्त राजनीतिक विचारों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त ठीक होगी। तो सबसे पहले ठीक है आज हम जिस राजनीतिक चिंतन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? उनका नाम है थॉमस हॉब्स, ठीक है? ये एक्सीडेंटल राजनीतिक चिंतक बन गए। मतलब इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि कोई ये पॉलिटिकल थिंकर बने, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर ये बन गए। ठीक है, देखो समझना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सबसे पहले आपको इनके बारे में कि एक तो इनकी जो कृति है, ठीक है, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कृति हमें जाननी है, बिना कृति जाने हम इनके बारे में ठीक है नहीं जान सकते और आपको समझना है कि इनकी कृति का जो नाम है, ठीक है, वो क्या है? एक वो है लेविथॉन, ठीक है ना? और लेविथॉन में इन्होंने ठीक है एक अपना प्रमुख विचार दिया है, ठीक है, और वो क्या है कि सरकार जो होती है बच्चे, ठीक है, सरकार को मुख्य रूप से सामूहिक सुरक्षा अपने नागरिकों को प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, लेविथॉन में इनका जो मत है, जो इनका राजनीतिक विचार है, वो आया है कि सरकार को मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा ठीक है, अपनी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, ठीक है, हॉब्स के जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार हैं, उनके बारे में। थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार, ठीक है? इसको देखिएगा। तो हॉब्स का आपका ये जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये जी। जी, 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 ठीक बच्चे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे थॉमस आपके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है ना पीडीएफ का यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना? और उसमें क्या है कि उसमें आसानी ये होगी कि हम बहुत जल्दी से जो है ना चीज़ों को और बहुत स्पष्टता के साथ करते हुए चलेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप इनके नोट्स इतनी सेकंड के लिए हमने, ठीक है, इस कैमरे को ब्लैंक किया, आपको आवाज़ आ पा रही थी, ठीक है? अब आप सबको मैं दिखाई देने लग जाऊँगा, ठीक है? ये एक ऐसी कंप्लीट पीडीएफ है बच्चे, ठीक है, जो आज आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? ये आज पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी और इस पीडीएफ में, ठीक है, जितने भी दार्शनिक विचारक हैं, वो सारे दार्शनिक विचारक आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? सभी दार्शनिक विचारक जैसे इसमें आपको, ठीक है, थॉमस होब्स से लेकर और आगे, ठीक है, मुझसे जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, वो सभी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? हाँ, आप कोई टाइम टेबल नहीं बदलेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई टाइम टेबल नहीं बदलेंगे। आपके सामने बच्चों मैं हार गया, ठीक है ना? मैंने अपनी हार मान ली, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग 1 सप्ताह में चारों विषय आपके चलेंगे 3-3 के हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो थॉमस होब्स का सबसे पहले आप एक सामान्य परिचय जानिए, क्योंकि इनके सामान्य परिचय से प्रश्न आ जाते हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 को, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का एक स्थान है वेस्टफोर्ड, विल्ट्शरायर। तो वेस्टफोर्ड, विल्ट्शरायर में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु इनकी 4 दिसंबर, ठीक है, 1679 को हो गई थी, ठीक है, डर्बीशायर में। ये अंग्रेजी दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं और इतिहासकार भी हैं, ठीक है? लेकिन ये अगर सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो वो अपने राजनीतिक दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है, उस कृति का नाम है लेविथॉन, ठीक है, जो कि 1651 में उन्होंने लिखी है। और लेविथॉन में बच्चे उन्होंने, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि सरकार को, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए, ठीक है? ये उन्होंने सरकार का प्रमुख कर्तव्य माना है कि सरकार को देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ये सरकार का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, ये सरकार का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है? ये इन्होंने बोला है लेविथॉन में। कुल मिलाकर उनके संबंध में एक सेवाइन साहब हैं, ठीक है? सेवाइन एक प्रमुख दार्शनिक रहे। उनके संबंध में सेवाइन साहब ने कहा है कि अंग्रेजी भाषी जनता ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया है, ठीक है, हॉब्स उन सभी में सबसे महान है। ठीक है ना? स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि किनके शब्दों में कहा है कि अंग्रेजी ठीक है, भारतीय जनता ने जितने भी दार्शनिक चिंतकों को जन्म दिया, जितने भी राजनीतिक चिंतकों को जन्म दिया, लेखकों को जन्म दिया, उन सभी में हॉब्स सबसे महान है। तो ये संबंध, ये जो कथन है, ये एक्चुअली सिवाइल के संबंध में है। इस कथन को सिवाइल ने कहा है। ठीक है, अब हॉब्स साहब के सामाजिक समझौता संबंधी विचार क्या है? तो हॉब्स आपके जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार आपको देखने को मिलेंगे, हॉब्स आपके सामाजिक समझौता संबंधी विचार आपको देखने को मिलेंगे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेविथान में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हॉब्स आपके जो भी सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, जो भी उनके नियम आपको देखने को मिलेंगे, वो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनकी एक प्रमुख पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है बच्चे लेविथॉन। लेविथॉन में मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से अगर आप बात करें कि सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचारों में उन्होंने निरंकुश राजतंत्र को, ठीक है, शासन का सबसे बेस्ट आधार
माना है। उन्होंने माना है कि अगर शासन की सबसे प्रमुख कोई भी पद्धति है, सबसे प्रमुख शासन पद्धति अगर कोई भी है शासन पद्धति, तो वो क्या है? राजतंत्र है। ठीक है ना? और किस तरह से उनके विचारों को समझा जा सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहला उनका सिद्धांत है, मानव का व्यवहार और उसका स्वभाव कैसे होता है, इस तरह से वे अपने सामाजिक समझौते को समझाते हैं। ठीक है? चलिए, तो लेविथान साहब के बारे में हम बात करें अगर, एक सेकंड, ठीक है? देखो, लेविथान साहब के बारे में बात करें, तो उन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। लेविथान साहब ने बच्चे किसका? सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, वो हॉब्स साहब ने, माफ करना, हॉब्स साहब ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, और ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ये उनकी पुस्तक लेविथान में स्पष्ट रूप से मिलता है। लेविथान में स्पष्ट रूप से मिलता है। उन्होंने कहा है कि राज्य या सरकार को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए नागरिकों के लिए, प्रदान करनी चाहिए नागरिकों की। ठीक है? चलिए, तो उन्होंने कहा कि सरकार को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए बच्चे किसके लिए? नागरिकों के लिए। यही इनका सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत है। ठीक है? अब इन सिद्धांतों के माध्यम से एक तरह से उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन किया है। ठीक है? निरंकुश राजतंत्र, वो कहते हैं कि शासन पद्धति का अगर सबसे बेस्ट कोई आधार है, तो वे क्या है? निरंकुश राजतंत्र है। अब यहाँ पर मानव व्यवहार और स्वभाव को समझेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, ठीक है ना? जो मानव स्वभाव से इन्होंने आरंभ किया। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो प्रारंभ होता है, वो होता है मानव के स्वभाव से। ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली है क्या बच्चे, कि जब हॉब्स साहब अपने उस दौर में थे, ठीक है, जब उनके मस्तिष्क के अंदर राजनीति को लेकर, राज व्यवस्था और शासन पद्धति को लेकर बहुत सारे विचारों ने जन्म लिया, तो उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। इंग्लैंड गृह युद्ध में जो है ना उलझा हुआ था, और जब इंग्लैंड गृह युद्ध में उलझा हुआ था, तो इसका व्यापक प्रभाव, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हॉब्स पर भी पड़ा। जब घर पे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है, तो बच्चे के मानसिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है ना? और एक बच्चे का जब मानसिक विकास उस समय हो रहा होता है, और वो देखता है अपने आसपास, ठीक है, अपने परिवेश को, तो उसके परिवेश में जो घटने वाली घटनाएं हैं, वो उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा, ठीक है, प्रभाव स्थापित करती है। देखिए, अपने मम्मी पापा के बीच में होने वाली लड़ाई से कई बार तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़े होकर खुद शादी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे ही हम भी लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो क्योंकि जब, ठीक है, राजनीतिक विचारों का जन्म हो रहा था उनके मस्तिष्क में, ठीक है, जब वो एक प्रमुख राजनीतिक विचारक के तौर पर स्थापित हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति है, और इसलिए उस गृह युद्ध की स्थिति के कारण इसका व्यापक प्रभाव हॉब्स साहब पर भी पड़ा। ठीक है, और इसी अवस्था ने मानव स्वभाव का एक गणित चित्र जो है, वह हॉब्स के सामने रखा। ठीक है, उसने अनुभव किया, ठीक है, हॉब्स साहब ने क्या अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी है। ये मानव का स्वभाव है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य, ठीक है, झगड़ालू, मनुष्य, ठीक है, एक स्वार्थी, और मनुष्य एक अहंकारी प्राणी है, जो सदा से ही, ठीक है, शक्ति की चाहत करता है। ठीक है, जिसको क्या चाहिए? जिसको पावर चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, हमेशा से ही वह शक्ति की चाहत करता है, और शक्ति पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है ना? तो इसके लिए राज्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति तो क्या है? व्यक्ति तो स्वार्थी है, व्यक्ति तो झगड़ालू है, व्यक्ति तो अहंकारी है, और व्यक्ति केवल व केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। कहने का आशय है कि वो हमेशा शक्ति की चाहत में रहता है, और हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर अपना कब्जा कर सके, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर अपना अधिकार कर सके। देखिए, व्यक्ति का स्वार्थ केवल व केवल निजी स्वार्थ है, केवल निजी स्वार्थ है, और ऐसे में उसकी असीमित और अनंत इच्छाएं हैं। ठीक है, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना, वह युद्ध संघर्ष तथा उसके अंदर अहम की प्रवृत्ति भी है। ये मानव के स्वभाव की उन्होंने कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, मानव के स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ, ठीक है, अपने बच्चों को भी, ठीक है, जब मैं पीसीएस वगैरह में पढ़ाता हूँ, या फिर किसी, ठीक है, और उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान के चलिए कि एक बार किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका दिल टूटेगा, क्योंकि वो असीम अनंत प्रेम करता था, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, करता था, उसे धोखा मिला, और धोखा मिलने के कारण जो है उसका हृदय टूट गया, उसका दिल टूट गया। मेरी बात समझ रहा हूँ? कोई बात नहीं, साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, उसको फिर से कोई एक व्यक्ति अच्छा लगने लग गया, और उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर से प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन उसको अब हमेशा डर लगने लगेगा, लेकिन शुरुआत से ही कि कहीं अब धोखा ना मिल जाए, अब मेरे साथ धोखा ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जिसके साथ जो घटना हुई है, वो ये मान लेता है कि वही वास्तविकता है। तो ऐसे ही, देखिए, हॉब्स साहब के साथ ये घटना घटित हुई है। हॉब्स साहब, देखिए, जब, देखिए, अपना विकास कर रहे थे बुद्धि का, तो उनके समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था, और इस इंग्लैंड में होने वाले इस गृह युद्ध में हॉब्स साहब ने जो है ना बच्चे, देखिए, बहुत ही ज्यादा, देखिए, मानव के स्वभाव का वो गणित रूप देखा है, कि जिसमें ये विश्वास करने लगे हैं कि सभी मनुष्य, वो सभी मनुष्य को एक साथ कह रहे हैं कि सभी, ठीक, मनुष्य निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। ठीक है, सभी की असीमित और अनंत इच्छाएं हैं। ठीक है, सभी में अहम की प्रवृत्ति है। ठीक है, सभी में सुरक्षा की भावना को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, सभी झगड़ालू हैं। इस तरह से वो मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं। समझ में आ गया कि हॉब्स का मानव स्वभाव कैसा है? तो इस तरह से वो मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं। अब एक नेचुरल स्टेट के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक अवस्था क्या है। तो हॉब्स ने मानव के उक्त स्वभाव को उसकी प्राकृतिक अवस्था कहा है। ठीक है, हॉब्स साहब बोलते हैं कि ये मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है मेरे भाई। ये क्या है उसकी? ये प्राकृतिक अवस्था है मनुष्य की। ठीक है, हॉब्स साहब बोलते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य झगड़ालू है। जी, ठीक है, मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य झगड़ालू है, मनुष्य एक अहंकारी व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात है, वो प्रत्येक मनुष्य दूसरे को अपनी शत्रु की दृष्टि से देखता है। हर एक व्यक्ति, ठीक है, वो मित्र की नहीं बल्कि शत्रु की दृष्टि से देखता है। ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए तो सभी भूखे भेड़िए के समान है। वो शब्द का यूज करेंगे, देखो कि हाँ ये रहा, ठीक है, सभी भूखे भेड़िए के समान है, जो एक दूसरे को खाने के लिए, एक दूसरे को बच्चे मारने के लिए उतारू हैं। बात समझ में आ रही है? और वो कहते हैं कि शक्ति ही सत्य है, जिसके पास शक्ति है, ठीक है, वही सत्य है, जिसके पास शक्ति है वही सत्य है। तो ये शक्ति ही सत्य का सिद्धांत देते हैं। किसका बच्चे? शक्ति ही सत्य का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था वो बोलते हैं कि हॉब्स ने मानव का जो स्वभाव बताया है, कहा है कि वो उसकी प्राकृतिक अवस्था है, उसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहंकारी व्यक्ति है। ठीक है, और ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगलने की चेष्टा करने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। प्राकृतिक अवस्था क्या है बच्चे? कि शक्ति ही सत्य है। ये प्राकृतिक अवस्था है मनुष्य की। ठीक है, जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके और जितनी देर अपने पास रखने में समर्थ हो सके, वही उतने समय तक उसका हो जाता है।
वही उतनी समय तक उसका हो जाता है। चलिए तीसरा फिर इन्होंने बताया समझौते का कारण, द रीजन ऑफ एग्रीमेंट। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का कारण बताते हुए कहा है कि जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा ने व्यक्तियों को यह विचार करने के लिए प्रेरित किया कि इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत अब किया जाना चाहिए। यही कारण था कि लोग एक राजनीतिक समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए। बात समझ में आ रही है? तो कैसे राजनीति ने जन्म लिया? ठीक है, कैसे एक राज्य व्यवस्था, कैसे एक शासन व्यवस्था का उदय हुआ, कैसे एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। तो होप्स साहब बताते हैं कि भाई देखो, राजनीतिक समाज की स्थापना कुछ इस तरह से हुई, सब लोग समझना कि राजनीतिक समाज की स्थापना कुछ इस तरह से हुई, ठीक है प्लीज, कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह झगड़ालू है, ठीक है, उसमें अहम है, वह स्वार्थी है, वह केवल व केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचता है, और यही उसकी एक प्राकृतिक अवस्था है। सत्य ही सत्य के सिद्धांत पर मनुष्य चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जितने समय तक के लिए अपने पास रख सकता है, ठीक है, वही उसकी अपनी है, ये उसकी प्राकृतिक अवस्था है। और अगर इस प्राकृतिक अवस्था से निजात पानी है, तो इसलिए एक राज व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए एक राजनीतिक समाज होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मनुष्य की इस प्राकृतिक अवस्था का अंत किया जा सके। अब समझौते का स्वरूप कैसा हो? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सब मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया। सब लोगों ने एक दूसरे से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने अधिकार उसको सौंप दोगे और उसी तरह सब कार्यों को स्वीकृति दे दोगे। इस समझौते द्वारा व्यक्तियों ने राज्य को जन्म दिया। इस राज्य में एक व्यक्ति को सब अधिकार सौंप दिए गए और उसे शासन करने के लिए कहा गया। सबने स्वीकार किया कि उसकी हर आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे। पहले प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित था, परंतु अब राज्य के निर्माण के पश्चात कुछ बंधन लग गए जिसमें जीवन की सुरक्षा मिली, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने स्वेच्छा से एक साथ राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसलिए राजा संप्रभु हो गया। संप्रभु का मतलब होता है जिसको समस्त निर्णय लेने की, ठीक है, क्षमता हो, जो समस्त निर्णय लेने की ताकत रखता हो, उसको संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, जो समस्त निर्णय लेने की बच्चे ताकत रखता हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। जब मेरी बात सभी को समझ में आई, तो ये समझौते का स्वरूप है। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? सबसे पहला पॉइंट एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सबसे पहला पॉइंट, मतलब ये तो थॉमस होब्स का सामान्य परिचय है, बस ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको समझना है कि सामाजिक संबंधी विचार क्या है हॉब्स साहब का। तो हॉब्स साहब ने अपने सामाजिक संबंधी विचार को अपनी पुस्तक एक लेविथान में लिखा है, और उन्होंने बताया है मेरे प्यारे बच्चे इस लेविथान में कि हम सबको एक राजतंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और वो राजतंत्र जो हो वो स्ट्रिक्ट राजतंत्र हो। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सामाजिक समझौता संबंधी विचारों में, जो कि उन्होंने लेविथान में लिखे हैं, जो उनके सामाजिक समझौता संबंधी विचार हैं, उन विचारों में उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन किया है। किसका बच्चे? देखिए, उसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन किया है, और इस समर्थन में उन्होंने क्या बोला है, देखिए ये आपको समझना है। उन्होंने सबसे पहले मानव व्यवहार और स्वभाव के बारे में बताया है। जब उन्होंने मानव व्यवहार और स्वभाव के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव तो जो है ना बच्चे, वह पूरी तरह से एक स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी का है, जो सदैव हमेशा से ही शक्ति की चाहत में रहता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। लेकिन उन्होंने मानव की प्रकृति की विशेषता बताई है कि मानव एक निजी स्वार्थी है, असीमित और अनंत इच्छाएं हैं, ठीक है, सुरक्षा की भावना वह है, उसके अंदर संघर्ष है, युद्ध है, और उसमें अहम की प्रवृत्ति है। ठीक है, और उन्होंने मनुष्य की इन सभी अवस्थाओं को क्या कहा? प्राकृतिक अवस्था कहा, कि ये तो उसकी नेचुरल स्टेट है, ये तो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है, मनुष्य ऐसा ही है, सभी मनुष्य ऐसे हैं। ठीक है, तो इसकी प्राकृतिक अवस्था का कहा कि शक्ति ही सत्य है। हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शक्ति को अपने पास ले लूं, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को, ठीक है, अपने हित में बचे रखना चाहता है, उसका दोहन करना चाहता है, जितने भी समय तक उसके पास रहे उतने समय तक वह अपने साथ रखना चाहता है। अगर इस तरह से राज्य नहीं होगा, और सब बोलते हैं अगर राज्य नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे के साथ सब लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा, जो ताकतवर होगा उसका शासन होगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? एक समझौता करना चाहिए, और वो समझौता क्या है कि उसके माध्यम से हमें एक राज्य बनाना चाहिए हमारे बीच में से, जिसको हम ये, ठीक है ना, अधिकार दें कि आप हमारे लिए एक स्टेट की स्थापना करो जिसमें हमको एक सुरक्षा हो, जिसमें सुरक्षा की भावना हो, क्योंकि मनुष्य पर कुछ बंधन लगाए जाएंगे, और जब बंधन लगाए जाएंगे तो बंधन लगने के कारण स्वाभाविक सी बात है बच्चे, वो एक नियम और कानूनों के अंतर्गत शासन करेंगे, नियम और कानूनों के अंतर्गत व्यवहार करेंगे। ठीक है, आगे नए राज्य का स्वरूप। जब सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, तो यह व्यक्ति एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, और इसी को बोलेंगे बेटा कि जब, ठीक है, सभी ने बच्चे अपने, ठीक है, अधिकारों को किसी एक व्यक्ति में निहित कर दिया कि हमारे सभी अधिकार आपके पास है, ठीक है, आप हमारे लिए नियम और कानून बनाइए, और आपके पास संप्रभुता है, ठीक है, समझ सकती हैं आपके हाथों में, आपके कहे अनुसार, आपके बनाए गए कानूनों के अनुसार हम शासन प्रशासन करेंगे। तो यहीं से बच्चे क्या बना? यहीं से राजतंत्र का उद्भव हुआ, यहीं से राजतंत्र बना, यहीं से राजतंत्र का श्री गणेश हुआ। ठीक है, और इसी को आप कहेंगे कि इस प्रकार हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है, संप्रभु है, प्रजा के प्रति उसके कोई कर्तव्य नहीं है, शासित वर्ग को शासन वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, आलोचना। हॉब्स के विचारों की जनता, राजतंत्र के समर्थकों तथा चर्च के समर्थकों सभा ने कटु आलोचना की। ठीक है ना, सबसे पहले मानव स्वभाव का हॉब्स ने जो चित्रण किया है, ठीक है, ऐसा नहीं लगता बच्चे वो बड़ा एकाकी है। ठीक है, देखो, एक हॉब्स साहब बता रहे हैं क्या प्रत्येक मनुष्य बताओ झगड़ालू है? यार कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि तुमने गाली भी दे दो शांति से निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो गृह युद्ध की स्थिति है ना, उन्होंने उसके मस्तिष्क पे बड़ा प्रभाव डाला। बात समझ में आ रही है? और जो बड़ा प्रभाव डाला तो स्वाभाविक सी बात है, हॉब्स को लगता है तो मनुष्य तो पूरी तरह से स्वार्थी है, लोभी है, झगड़ालू है। ठीक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहता है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को वह रिजर्व करना चाहता है। ठीक है, उसमें दया, सहानुभूति, करुणा जैसे तो तत्व, ठीक है ही नहीं। ठीक है, उसके अनुसार जबकि मनुष्य में पाई जाती है बच्चे, मनुष्य में दया भी है, करुणा भी है, मनुष्य भी तो एक सामाजिक प्राणी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मनुष्य, ठीक है, स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, स्वार्थी नहीं। सबसे पहले तो मनुष्य स्वभाव का हॉब्स ने जो चित्रण किया है वो एकाकी है, उसने मनुष्य के केवल जो, ठीक है, कालिमा में पक्ष है, मतलब जो मनुष्य का नेगेटिव पक्ष है उसी को देखा है। हॉब्स मनुष्य के एकदम स्वार्थी, लोभी, झगड़ालू उसी पक्ष को देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा और बुरा बेटा दोनों का ही सम्मिश्रण है मनुष्य। वह स्वार्थी प्राणी होने के साथ-साथ एक सामाजिक प्राणी भी है, उसमें दया भी है, सहानुभूति भी है, प्रेम भी है, ये सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, स्वार्थी नहीं। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वो तो ना तो ऐतिहासिक है और ना ही मेरे प्यारे बच्चे वास्तविक, वह पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था कैसे काल्पनिक है। ठीक है, हॉब्स क्या लिखता है? ठीक है, बताओ हॉब्स क्या लिखता है? मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था क्या है? मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य के सिद्धांत पर, ठीक है, केंद्रित है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था क्या है? शक्ति ही सत्य के सिद्धांत पर केंद्रित है।
अकॉर्डिंग टू हॉब्स। हॉब्स कहता है कि बस मनुष्य देखिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का अपने हित में रिजर्वेशन करना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि वह केवल ठीक है वही रहे क्योंकि वह स्वार्थी है, वह अहम की प्रवृत्ति है, वह अहंकारी है। ठीक है, और हर एक व्यक्ति दूसरे को तो ठीक है उन्होंने भेड़िया भूखे भेड़िए की तरह दिखता है। तो जिस समझौते का वर्णन हॉब्स ने किया है वह अतार्किक है। लेकिन समझौता सदैव दो पक्षों में होता है, जबकि हॉब्स के अनुसार समझौता केवल एक ही पक्ष में हुआ था, अर्थात जनता ने आपस में समझौता किया था। हॉब्स ने राज्य का निर्माण का जो कारण बताया है वो भय बताया है कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ, भय के कारण हुआ। ठीक है, लोगों ने ठीक है भय के कारण राज्य का निर्माण कर दिया और अपनी समझ सकते हैं कि राजा को इसलिए सौंप दी कि भाई ठीक है आप संप्रभु सारी शक्तियां आपके पास है और आप हमारे लिए ठीक है सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करोगे, इसलिए आप सारी शक्तियां आप ले लो क्योंकि आप हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करोगे, आप नियम और कानून बनाओगे जिससे कि हम आपस में एक दूसरे को भूखे भेड़िया की तरह ना देखें, जिससे कि आपस में हम एक दूसरे को मारे नहीं, पीटे नहीं, काटे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने एक राज्य के निर्माण का आधार भय बताया और इस भय के आधार पर टिका है कि यदि राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं किया गया तो प्राकृतिक अवस्था पुनः लौट आएगी। वास्तविकता ये तो ये है कि राज्य भय और स्वार्थ पर नहीं बल्कि सद्भावना, सहयोग और सामाजिक हित की भावना पर टिका है। मतलब ये जो थॉमस होब्स है ये बहुत नेगेटिव आदमी है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके विचारों में अतिवादिता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? मतलब हॉब्स तो ये कहता है कि दया करुणा ये है ही नहीं, ठीक है, सद्भावना सहयोग है ही नहीं। केवल केवल क्या है, एक दूसरे के प्रति संदेह है, एक दूसरे के संसाधनों के प्रति लालच है। ठीक है, जिसके पास संपत्ति देखिए, संपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है, बस हर एक व्यक्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है कि मैं हड़प लूं। हॉब्स ने जिस निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था की स्थापना की है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था की स्थापना की है, वह अत्यंत भयंकर है। ठीक है, उसने शासन पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया, उसका हस्तक्षेप जीवन के प्रत्येक भाग पर है। मतलब शासन हर एक व्यक्ति के किसी भी भाग पर हस्तक्षेप कर सकता है, उसने बच्चे जीवन के किसी भी भाग पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, जबकि उसका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है। ऐसे राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संपत्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है, बताओ? क्योंकि जहां पर बेटा राज्य पर कोई जवाबदेही ना हो, ठीक है, जहां पर राज्य पर कोई जवाबदेही ना हो, राज्य पर कोई बंधन ना हो, तो आप मुझे बताइए क्या व्यक्ति की ठीक है किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा है ऐसे राज्य में? है ना? तो यही बात तो बोली है यहाँ पर कि भाई ऐसे राज्य में देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित रह ही नहीं सकती। देखिए जिस राज्य में राज्य पर किसी प्रकार की कोई भी जवाबदेही हो। ठीक है, प्लस समझौता राज्य का आधार नहीं है। हॉब्स का मत है कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते द्वारा हुई थी, इसलिए इस समझौते का पालन करने के लिए राज्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए। किंतु हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया समझौता हमारे ऊपर बाध्यकारी ठीक नहीं हो सकता भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। ठीक है, हॉब्स के अनुसार इस समझौते के द्वारा राज्य नहीं, अभी तो सरकार की उत्पत्ति होती है, जबकि राज्य और सरकार बच्चे दोनों अलग-अलग अवधारणा है। ठीक है, हॉब्स के अनुसार राज्य और सरकार में कोई अंतर ही नहीं है। हॉब्स बोलते हैं कि राज्य नहीं सरकार की उत्पत्ति होती है। लोग आपके शब्दों में राज्य और सरकार में अंतर ना मानना हॉब्स की सबसे बड़ी मूर्खता है, भूल है। राज्य संप्रभुताधारी होता है, राज्य के पास समस्त शक्तियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार ठीक है ना कि सरकार, क्योंकि यदि राजा मर भी जाए तो उसका राज्य नहीं मरता। राजा मर भी जाए तो उसका राज्य नहीं मरता, तो इसलिए राज्य संप्रभुताधारी है। राज्य के पास संपूर्ण संपन्नता है, सरकार के पास नहीं है। राजा मर भी जाता है तो बेटा राजा के मर जाने पर उसका राज्य नहीं मरा करता। चलिए कुल मिलाकर अगर आप थॉमस हॉब्स को देखोगे तो आप पाओगे कि थॉमस हॉब्स निहायत ही नेगेटिव व्यक्ति है। ठीक है, तो होब्स का जो बच्चे संपूर्ण दर्शन है, संपूर्ण राजनीतिक दर्शन है, वो क्या है मैं एक बार आपको समराइज करके यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में सारी चीजें ये लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पर ठीक है आपको क्या ही। तो नंबर फर्स्ट मैंने सबसे पहले बताया आपको कि ठीक है लेविथॉन एक पुस्तक है थॉमस होब्स की। लेविथॉन में उन्होंने जो है ना अपने राजनीतिक विचारों को लिखा है। थॉमस हॉब्स बहुत विद्वान व्यक्ति है, नो डाउट, वो एक वैज्ञानिक है, वो एक दार्शनिक है, वो एक राजनीतिक चिंतक भी है। ठीक है, लेकिन उसके मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है जो इंग्लैंड में उसके विकास करने के समय जब वो युवावस्था में था, तो वहां पर होने वाला जो गृह युद्ध था, उस गृह युद्ध में उसने व्यक्ति के नकारात्मक स्वरूप को देखा। देखा कि उसने व्यक्ति एक झगड़ालू है, व्यक्ति अहम की प्रवृत्ति रखता है, एक व्यक्ति स्वार्थी है, अपने हित को ही सर्वोपरि मानता है, बाकी के दूसरे लोगों के हित को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। तो वो समझता है कि हाँ कहीं ना कहीं इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि ठीक है ना राज्य के उदय से पहले क्योंकि सभी लोग झगड़ालू होंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे को भूखे भेड़िए की तरह देख रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे की संपत्ति को हड़प रहे होंगे या फिर प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए एक भय होगा ठीक है सभी के भीतर, और वो भय क्या होगा कि अमुक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति मेरी संपत्ति पर कब्जा ना कर ले। तो यहाँ पर देखिए सत्य ही सत्य का सिद्धांत है कि जिसके पास ताकत है, ठीक है, जिसके पास ताकत है उसका सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक सामाजिक असुरक्षा की भावना है, तो राज्य की स्थापना सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हुई है। ये क्या बोलता है, तो इसलिए राज्य बनाया है कि सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, इसलिए राज्य स्थापित हुआ है सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। मेरी बात आई समझ में? तो ये राज्य की स्थापना के पीछे के कारण बताते हैं कि राज्य एक्चुअली सामाजिक सुरक्षा देने के लिए स्थापित हुआ है। ठीक है, अच्छा कैसे हुआ है, तो फिर ये बताते हैं कि एक समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या हुआ था कि सभी लोगों ने किसी एक व्यक्ति के हाथ में अपनी सत्ता इस शर्त पर सौंप दी कि आप हमारे लिए नियम और कानून बनाएंगे, संपूर्ण प्रभु सत्ता आपके हाथ में है, हम आपके प्रति उत्तरदायी हैं, आप हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं है, हम आपके बनाए हुए कानूनों और नियमों के अनुसार चलेंगे, आप नहीं। ठीक है, और आप देखिए सत्य को स्थापित करने के लिए मतलब आप सामाजिक सुरक्षा को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार का शासन चला सकते हैं, ठीक है, ये शक्ति आप में निहित है। तो इसका मतलब है कि उसने एक निरंकुश राजतंत्र को जन्म दिया। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र को जन्म दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो राज्य और सरकार में कोई फर्क नहीं कर पाया, जबकि राज्य अलग है सरकार अलग है। एक राज्य एक ऐसी संरचना होती है मेरे प्यारे बच्चे, एक जिसपे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, और सरकार के पास समस्त निर्णय लेने की क्षमता होती है, संप्रभुता होती है। राज्य का एक अवयव होती है सरकार। सरकार जो राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है, संपादन करती है, उसको हम सरकार कहते हैं। ठीक है, राज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें सरकार राजनीतिक क्रियाएं करती है, जिसमें जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, और जिसमें सरकार एक संप्रभुता धारण करती है। तो इसलिए राज्य और सरकार में कोई, और दूसरा इसने मनुष्य के उस गुण को तो देखा ही नहीं, एक दया को, सद्भाव को, प्रेम को, करुणा को। बस इसका तो यही मानना है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है, और शक्ति ही सत्य है। बस ये थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचार हैं। ठीक है, समझ में आ गई सभी को? चलिए, ठीक है, तो प्लीज मुझे आप लोगों का थम्स अप मिल जाए तो फिर मैं आगे चलूँ। है ना? इतनी सी बात है। अब मैं इस बात को लिख कर पढ़ाता तो बहुत समय लगता है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। जी, जैसे आप में से कुछ लोगों ने केवल नेगेटिव चीज़ें देखी।
जबकि ठीक है, आप लोगों को देखो मेरा ठीक है कई वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है अध्यापक से पहले बच्चे मैं ठीक है आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट भी था। मुझे पता है बहुत अच्छे से कैसे हम सिलेबस को डील कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। मुझे पता है कि बच्चा ठीक है कहाँ पे परेशान होता है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ होती है जिसको परेशान करती है। लेकिन आपको क्या लगता है लेकिन आपको क्या लगता है कि अरे यार! ठीक है, इन्होंने तो हमारे रुपए मार लिए। भाई ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? चलिए, अब हम अगर कंक्लूजन निकालें, ठीक है ना? निष्कर्ष मैंने बाद में निकाला होगा। ये आपके मेंस के लिए भी नोट्स हैं, अगर आपको कोई भी दार्शनिक ठीक है लिखना हो, कोई भी राजनीतिक चिंतक लिखना हो, तो आप उसको बाकायदा लिख भी सकते हैं, ठीक है बच्चे? चलिए, तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष ये है कि चाहे आप बेशक कितनी भी आलोचनाएँ कर दें, ठीक है? हॉब्स की, कि हॉब्स का जो राजतंत्र है वो निरंकुश राजतंत्र है। हॉब्स ने तो केवल व्यक्ति के एक नेगेटिव ठीक है, जो उसके ठीक है ऐसे पक्ष को देखा है व्यक्ति के, ठीक है जहाँ पर उसने पाया है कि व्यक्ति तो ठीक है बड़ा झगड़ालू है, लेकिन उसने वो प्रेम सद्भाव वगैरह देखा ही नहीं और उसके अनुसार राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है। उसके अनुसार ठीक है लोगों ने केवल राज्य की स्थापना इसलिए की है कि सामाजिक सुरक्षा और कुछ नहीं चाहिए उनको राज्य से, केवल सामाजिक सुरक्षा चाहिए। और एक राज्य लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लोग राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं। अरे भाई वाह! क्या बात करते हो साहब। तो कुल मिला के चाहे बेशक आप लाख कितनी भी आलोचना करो, लेकिन बच्चे वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चिंतक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सेवाइन साहब के बारे में बताया था कि प्रोफेसर सेवाइन इन्होंने कहा कि वास्तव में वो पहला आधुनिक दार्शनिक था, जिसने राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है ना? तो वो पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था, जिसने राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते समय जो प्रकृति के समस्त तथ्य हैं, उनमें मानव व्यवहार की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों को शामिल किया, उन पर विचार किया और अपने विचारों की स्पष्टता के कारण और अपने शैली के एक वाक्पन के कारण बचे अंग्रेजी भाषा जनता का सबसे बड़ा राजनीतिक दर्शक, ठीक है, सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक हॉब्स है। ये बात सेवाइन साहब लिखते हैं। ठीक है, चाहे बेशक ठीक है लाख बुराइयां हो हॉब्स में, लेकिन फिर भी हॉब्स का बहुत बड़ा योगदान है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, वो पहला ऐसा आधुनिक विचारक है बचे, जिसने आधुनिक विचारधारा के साथ एक राज्य और राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है ना? उसने जब एक राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित किया है ना अपने, तो उसे पूरा अध्ययन किया है मानव का, मानव के स्वभाव का, मानव के प्रकृति के साथ अंतर संबंधों का, एक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का, और तब जाकर बच्चे उन्होंने सभी पक्षों का समावेश करते हुए इस प्रकार के सिद्धांत को रखा है। देखो उसके एक विचारों में बड़ी स्पष्टता है, निर्भीकता है, ठीक है एकदम खुल के लिखता है थॉमस होब्स, बिल्कुल खुल के लिखता है। ठीक है, चलिए तो ये हॉब्स हो गया। अब हम आगे बात करेंगे। देखो आपके सिलेबस में मैकियावेली है नहीं, ठीक है? ये हम नहीं पढ़ेंगे मैकियावेली को, थॉमस होब्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम जॉन लॉक को कंटिन्यू करेंगे। जॉन लॉक, ठीक है? बहुत बड़ा विचारक है बच्चे जॉन लॉक, ठीक है? तो इस लेक्चर में बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं? जॉन लॉक को पढ़ने वाले हैं अब हम, जॉन लॉक। आफ्टर लॉक हम लोग रूसो को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे, ठीक है? ये दोनों का बहुत बड़ा नाम है, जॉन लॉक का भी और रूसो का भी। लेकिन एक बात बताऊँ, थॉमस हॉब्स बहुत गलत नहीं है, बहुत गलत नहीं। देखिए जब आप राज्य की प्रकृति का अध्ययन करेंगे और राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने पर आप पाएँगे कि राज्य की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ठीक है, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि राज्य का निर्माण करना पड़ा और हमें शक्ति ठीक है शासक वर्ग के हाथों में सौंपनी पड़ी, तो आप पाएँगे कि वास्तव में एक असुरक्षा की भावना थी। अगर राज्य ना होता तो शक्तिशाली व्यक्ति एक कमजोर की संपत्ति पर अधिकार कर लेता। आप सोच के देखो अगर पुलिस का शासन ना होता, ठीक है, तो कमजोर व्यक्ति जी पाता, महिलाएँ सड़क पर निकल पाती। ठीक है, रोज़ खैर पुलिस का शासन होने के बावजूद भी आप देखिए हरियाणा में कितनी घृणित घटना हुई है। तो कुछ ऐसे निकम मतलब क्या बोलूँ, कुछ ऐसे नालायक और कुछ ऐसे एक नीच लोग होते हैं हमारे समाज में जो पूरे समाज को कलंकित कर देते हैं। फिलहाल देखिए तो उसका राज्य केवल पुलिस का शासन है, जबकि राज्य का एक पक्ष बच्चे कल्याणकारी राज्य भी होता है ना। देखिए आप ये भी तो देखिए राज्य का एक दूसरा पक्ष क्या होता है, कल्याणकारी राज्य भी होता है। चलिए ठीक है, तो अब हम ठीक है जॉन लॉक को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे, ठीक है इनको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ठीक है हम थॉमस होब्स के बारे में एक दो चीजें, ठीक है व्यक्तिवादी विचार आप देख लीजिए। ठीक है, थॉमस होब्स को निरंकुशवादियों की श्रेणी में गिना जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि थॉमस होब्स निरंकुशवादी है, निरंकुशवादियों की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि दूसरी ओर वो पहला व्यक्तिवादी विचारक भी माना जाता है। यद्यपि होब्स संप्रभु द्वारा व्यक्ति पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को स्वीकार करता है, पर फिर भी उसके सिद्धांत में व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मिलते हैं। ठीक है ना? चलिए निरंकुशवाद के समर्थक के रूप में, क्योंकि वह कहता है कि शासक समस्त शक्तियों का संचालक है, मतलब राजा के पास सारी शक्तियां हैं। राजा विधि निर्माता और विधि को लागू करने वाला ही नहीं, बल्कि राजा न्यायाधीश है, मतलब राजा के पास ही शासन की समस्त शक्तियां हैं। राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है। राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है और राजा ही न्यायपालिका है। न्यायपालिका है। युद्ध तथा शांति की घोषणा करने का अधिकार है बच्चे राजा को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन नहीं करता और संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन नहीं करता। वो कहता है कि व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं होती और ना ही व्यक्ति को कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो मतलब ये क्या है, निरंकुश राजतंत्र है ना बच्चे, इसलिए वे निरंकुशवाद का समर्थक है। ठीक है, इसलिए वे निरंकुशवाद का समर्थक है। अब आगे हम बढ़ेंगे व्यक्तिवादी के रूप में। देखिए तो राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करता है। व्यक्ति को साध्य मानते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देना ही व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रमुख लक्षण है। परंतु ये सभी सिद्धांत हॉब्स के विचारों में मेल नहीं खाते। फिर भी एक ऐसे कारण है जिनके संदर्भ में हॉब्स को व्यक्तिवादी मतलब ये सभी नहीं है। वो राज्य की स्वतंत्रता पर ही विचार देता है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चे उसकी व्यक्ति के प्रति नहीं सोच है। वो व्यक्ति की सामाजिक बंधनों से मुक्ति चाहता है। राज्य साध्य नहीं अपितु साधन है, व्यक्ति साध्य है। वह मानव समानता पर बल देता है। राज्य का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए है और आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति द्वारा संप्रभुता का विरोध करने की भी बात करता है। मतलब देखो व्यक्तिवादी व्यक्ति कौन होता है, आप मुझे बताओ व्यक्तिवादी कौन है? जो राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दे वो नहीं देता। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर बल दे वो नहीं देता। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्तिवादी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के प्रति उसकी नहीं सोच है। वो चाहता है कि व्यक्ति सामाजिक बंधनों से मुक्ति हो। ठीक है, व्यक्ति साध्य नहीं सॉरी राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है, व्यक्ति साध्य है। राज्य साध्य नहीं है, ठीक है, अपितु साधन है। ठीक है ना, अपितु साधन है बच्चे, व्यक्ति साध्य है। मतलब राज्य व्यक्ति के लिए बना है। ठीक है,
ये कहीं न कहीं है और राज्य का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए है और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे व व्यक्ति के द्वारा संप्रभुता का विरोध किया जा सकता है, व इसकी भी बात करता है। ठीक है? आइए, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हम ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे और ठीक है ना, जॉन लॉक के बारे में आएँगे। जॉन लॉक, क्या ज़बरदस्त विचारक है जॉन लॉक। ठीक है? क्या ज़बरदस्त विचारक है जॉन लॉक। ठीक है? बहुत सुलझा हुआ और इसका जो राजनीतिक दर्शन है बड़ा गूढ़ है बच्चे, बहुत गूढ़ है इसका राजनीतिक दर्शन। इसके राजनीतिक दर्शन में बच्चे, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, ठीक है ना? और वो सारी चीज़ें चलो हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। बस अगर आपकी छोटी सी अनुमति हो तो चाय आई है, 1-2 सिप ले लूँ बच्चे? जी, बिल्कुल हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। शांति जी, आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा, आपको समझ में आएगा। नेहा गुप्ता आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, थैंक यू बेटा। खुशी जी वेरी नाइस सर, क्लास ऐसा लग रहा है कि सामने बैठ के ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं, जैसे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। नहीं मुकेश जी, देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है? ज्योग्राफी की क्लास आपकी एप्लीकेशन पे चलेगी, जो यूट्यूब पर चल रही है वो जीएस की क्लास है, एसएसटी की नहीं है वो। जी, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू। देखो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताता हूँ, देखो एक वास्तविकता छोटी-सी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि देखिए आप सभी प्यारे बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन में मतलब जो आपने बीए, बीएड किया है, देखिए उसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं नहीं। ये वास्तविकता है, आप इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है? और बीए में हम सबको पता है बच्चे कि आप ना तो रेगुलर कॉलेज गए होंगे, एक आध दो बच्चा रेगुलर कॉलेज भी गया होगा तो ढंग से उसने ना तो लेक्चर अटेंड किए होंगे और ना ही वास्तव में उन्होंने देखिए शायद ये सिलेबस आज आपको पहली बार पता चला होगा कि आपके यहाँ ये राजनीतिक विचारक भी हैं, थॉमस हॉब्स हैं, प्लेटो हैं, अरस्तू हैं, बात समझ में आ रही है जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, मैकियावेली आपके सिलेबस में क्या है ही नहीं, पहली बार पता चला होगा। तो इसलिए देखिए मैं आप सबसे ये चाहूँगा, बस यही छोटी-सी मेरी निवेदन है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने पूरे मनोभाव से, अपने पूरे मन से आप इस क्लास को लें। देखिए मैं ग्रेजुएट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे लगना चाहिए, ठीक है ना? आपके विचारों में एक वो पहनापन होना चाहिए, वो नयापन होना चाहिए कि हाँ, मुझे लगे कि यार मैं ग्रेजुएट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, नॉट इवन ग्रेजुएट जिन्होंने बीएड भी किया ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो इसलिए हाँ, ठीक है कई लोग गए होंगे लेकिन प्लीज़ ठीक है इसलिए ठीक है अब आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, ठीक है? मुझ पे छोड़ दो, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ो, लेक्चर देखो और अच्छे से रिवाइज़ करो। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है जॉन लॉक साहब का है और ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ही है, लॉक साहब का भी, जो सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम बात करें जॉन लॉक साहब, तो वो भी राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौता मानते हैं। एक वो भी मानते हैं कि लोगों ने कहीं न कहीं एक सामाजिक समझौते के तहत राज्य की स्थापना की। तो जॉन लॉक भी हॉब्स की तरह राज्य की उत्पत्ति का जो कारण है वो सामाजिक समझौते को मानते हैं। लेकिन लॉक कहते हैं कि एक्चुअली प्राकृतिक जो अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था, उस प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए ही मनुष्य के द्वारा बचे एक नागरिक समाज की स्थापना की गई। ठीक है? प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयाँ थी, प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए ही मनुष्य के द्वारा बचे एक नागरिक समाज की स्थापना की गई। लॉक के अनुसार ये समझौता सब लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर किया है। ठीक है? ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है, क्योंकि इसके द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पित करने के लिए एक सहमत होता है। ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पित करने के लिए सहमत होता है। तो लॉक के अनुसार ये समझौता बच्चे सब लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर किया है। ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है, क्योंकि उसके द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना होती है। ठीक है? जॉन लॉक ने ये बात स्पष्ट नहीं की है बेटा कि समाज व शासन की स्थापना के लिए क्या अलग-अलग 2 समझौते हुए थे या एक ही हुए थे। ठीक है? इसको लॉक ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या भाई समाज और शासन की स्थापना के लिए 2 अलग-अलग समझौते हुए या एक ही समझौते में काम चल गया था। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ठीक है 2 समझौते होते हैं। ठीक है? और दोनों समझौते के तहत अलग-अलग एक समझौते के तहत समाज की और एक समझौते के तहत राज्य की स्थापना हुई। और कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं, नहीं, एक ही समझौता हुआ है और एक ही समझौते से समाज की और एक ही समझौते से राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है? आप पढ़ लीजिएगा कि जॉन लॉक ने ये बात स्पष्ट नहीं की कि समाज व शासन की स्थापना के लिए क्या अलग-अलग 2 समझौते हुए या एक ही हुआ। पर ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं समझौते 2 हुए थे और कुछ ने निष्कर्ष निकाला है कि समझौता केवल एक ही हुआ था। अब लॉक क्या कहता है बच्चे? लोग बोलते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जो वो प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की जब कोई राज्य नहीं था, मतलब राज्य विहीन अवस्था प्राकृतिक अवस्था है, ध्यान रखना। जब राज्य नहीं है, तो राज्य विहीन अवस्था को क्या माना है? प्राकृतिक अवस्था। तो लोग साहब कहते हैं कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था, तो वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। बात समझ में आ रही है? उसकी दशा अच्छी नहीं थी, उसका जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन शीघ्र ही देखो उसने अपने विवेक के आधार पर इस बात को चिन्हित किया कि भाई ठीक है, अब हमें एक नागरिक समाज की स्थापना करनी चाहिए, अब हमें एक समाज बनाना चाहिए। क्लियर है? लॉक ने कहा है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छी दशा में नहीं था और शीघ्र ही समाज निर्माण के लिए वह ठीक है, एक दूसरे के साथ आ गए। प्राकृतिक अवस्था में दंड देने की अनियमित व अनिश्चित शक्ति थी, ठीक है, जिसके कारण लोगों को कठिनाइयां होती थी। उनके कारण वे शासन के व्यवस्थित नियमों की शरण लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना।
जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें दंड देने के बड़े खराब नियम थे, तो इसलिए लोगों ने बच्चे कहीं न कहीं एक व्यवस्थित नियमों की तरफ जाना शुरू किया और उन्होंने एक नागरिक शासन और एक नागरिक राज्य की स्थापना की बात कही। इसी कारण वे अपने में से कुछ लोगों को नियुक्त करके अपने संपूर्ण अधिकार उन्हें सौंप देते हैं। यही रीज़न है कि वे अपने में से कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं और अपने में से कुछ लोगों को नियुक्त करके अपने संपूर्ण अधिकार जो है वे लोगों को सौंप देते हैं। इसके अंतर्गत हमें अधिकार व विधायिका एवं कार्यपालिका शक्ति और शासन व समाजों के उदय का एक मूल प्राप्त होता है। चलिए, विशेषता क्या है? जो इनके सामाजिक सिद्धांत की विशेषता है जॉन लॉक साहब के, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है। ठीक है, ये समझौता सर्वसम्मत है, सभी ने माना है, हर एक देश काल में ये मान्य रहेगा। ठीक है, सीमित शासन तंत्र की स्थापना करता है, प्राकृतिक विधि की मान्यताएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, अब एक-एक को यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य समाज में प्रवेश करते हैं। मनुष्य समाज में क्यों प्रवेश किया? जॉन लॉक कहता है बच्चे बताओ कि मनुष्य समाज में क्यों प्रवेश किए? तो मनुष्य समाज में प्रवेश करते हैं प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए तो समाज बना, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के जो थी बच्चे, ठीक उसमें बहुत कठिनाइयाँ थी। तो प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा, प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, इसलिए वो एक नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो एक ऐसी शासन की स्थापना करते हैं जिसमें सभी लोग समान रूप से अपना आचरण कर सकें। ठीक है, जॉन लॉक के शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, या आप कह सकते हैं उनके राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के शासन की स्थापना करते हैं, या वे सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है। वो कहते हैं समझौता सर्वसम्मत है। सर्वसम्मत का मतलब है कि सभी की सहमति होनी चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए। तो इसलिए वो सर्वसम्मत है मेरे प्यारे बच्चे। जब तक लोग बहुमत के शासन के लिए सहमत नहीं होंगे, तब तक निर्णय नहीं किए जा सकते और शासन भी चल नहीं सकता, राज्य चल भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि समझौता सर्वकालिक है। इसका मतलब क्या है बच्चे? समझौता सर्वकालिक है कि ये स्थायी समझौता है और कभी भी इसको ठीक है तोड़ा नहीं जा सकता, कभी भी इसको ब्रीथ आउट नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी समझौता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, फिर भी ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता में मनुष्य नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन इसके मतलब प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता में मनुष्य नहीं रह सकता है। चलो, लेकिन देखो अब देखो यहाँ पर एक विसंगति है। क्या है? उसने कहा है कि कोई बच्चा किसी देश या शासन की प्रजा के रूप में जन्म नहीं लेता। अर्थात इसका अर्थ है कि उस बच्चे को ये पूरा अधिकार है कि बड़ा होकर अपनी इच्छा से राज्य व समाज को अपनाने और राज्य की प्रत्येक पीढ़ी के बाद, ठीक है ना, बार-बार, ठीक है, वो एक नई अवस्था को चुनने का अधिकारी होगा। ठीक है, वे सीमित शासन तंत्र की स्थापना की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मनुष्य जब समाज में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी समानता, स्वतंत्रता तथा शासन के अधिकार को समाज के हाथों में दे देते हैं। वे ऐसा अपनी स्वतंत्रता व संपत्ति को और अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से करते हैं। समाज व उसके द्वारा निर्मित विधायिका की शक्ति सामान्य हित से आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि उसका यह दायित्व है कि वह प्रत्येक की संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, ये वही, ठीक है, थॉमस होब्स की मोटी-मोटी बातें हैं, लेकिन निरंकुशता इसमें कम है। बस इतना आप समझो कि थॉमस होब्स का जो सिद्धांत है उसमें निरंकुशता बहुत है, लेकिन यहाँ पर निरंकुशता ठीक है बहुत कम है। ठीक है, एक बार फिर से आप समझेंगे। जॉन लॉक साहब, जॉन लॉक साहब भी वही बात कह रहे हैं कि भाई सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, ठीक उसी से राज्य की उत्पत्ति हुई है। जॉन लॉक साहब भी बोल रहे हैं कि क्या सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत ही एक राज्य की उत्पत्ति हुई है। लॉक कहते हैं कि राज्य बना ही सामाजिक समझौते से। बात समझ में आ रही है? लेकिन लॉक के अनुसार मनुष्य वैसा नहीं है जैसे हॉब्स के अनुसार है। ठीक है? ये मानते हैं कि सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है? लोगों ने ठीक है आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है? और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक सामाजिक समझौता था और उसके अनुसार राज्य बना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में झगड़ालू है, व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में अहम है, केवल व केवल शक्ति ही सत्य का सिद्धांत है मनुष्य इस तरह का। ठीक है? वो इतने निरंकुशतावादी नहीं है, वो इतनी गलत धारणा मनुष्य के संदर्भ में नहीं रखते लॉक साहब। लॉक साहब कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो सामाजिक समझौता है इसी के अंतर्गत सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और वो बोलते हैं कि मनुष्य ने राज्य बनाया ही इसलिए कि वह अपनी प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पा सके। प्राकृतिक अवस्था की कठिनाई क्या? जहाँ कोई राज्य नहीं है, ठीक है? जहाँ कोई शासन नहीं है, जहाँ ना कोई विधायिका है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है। बात समझ में आ रही है? ना कोई कानून है और ना ही किसी प्रकार के बच्चे शासन तंत्र की कोई अवधारणा है। तो वो प्राकृतिक अवस्था है और हर एक मनुष्य चाहता है कि भाई इस प्राकृतिक अवधारणा से हमको छुट्टी मिले। ठीक है? इस प्राकृतिक अवस्था से हमें छुट्टी मिले। तो इसके लिए बच्चे वो कहीं न कहीं ठीक है इससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य एक ठीक है सामाजिक और नागरिक समाज की स्थापना करता है। ये रीज़न है। अभी जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत सभी लोगों ने मिलजुल कर किया। ठीक है, मिलजुल कर किया उन्होंने ये, ठीक है, सभी लोगों ने और इसलिए वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों भी है। सामाजिक इस तरह से है कि समाज में एक-दूसरे के प्रति ठीक है उनके कुछ उत्तरदायित्व है। राजनीतिक इसलिए है क्योंकि राज्य के प्रति उनके उत्तरदायित्व है। समाज में एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है, तो वे सामाजिक है। राजनीतिक, राज्य के प्रति उनके कुछ उत्तरदायित्व है तो इसलिए वे कैसा है? राजनीतिक है। तो वे दोनों ही प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है ये बात स्पष्ट नहीं की लॉक साहब ने कि उन्होंने ठीक है ना राजनीतिक और ठीक है सामाजिक क्या दो अलग-अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट किए थे या एक ही कॉन्ट्रैक्ट? तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ठीक है समाज व शासन की स्थापना के लिए ठीक है अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अलग-अलग नहीं, समाज और शासन की स्थापना एक ही कॉन्ट्रैक्ट से हुई है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट से हुई है। ठीक है ना? अब लोग सब कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अच्छे नहीं थे, ठीक है, बड़े खराब थे और इसलिए फिर उन सब लोगों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ठीक है एक समाज की स्थापना की ओर जो है ध्यान दिया कि भाई एक समाज निर्माण होना चाहिए। जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत बुरी थी, ना विधायिका थी, ना कार्यपालिका थी, इसलिए ठीक है जल्दी हमें एक समाज की स्थापना करनी चाहिए जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की शक्तियों का वो करे। ठीक है, उनके सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत की विशेषता क्या है कि ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का समझौता है। ठीक है, दूसरा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समझौता सर्वसम्मत है, सर्वकालिक है। सर्वसम्मत है मतलब सभी के द्वारा मान्य है, समाज के हर एक नागरिक ने इसको स्वीकार किया और सर्वसम्मत है। सर्वकालिक का मतलब है कि कोई भी इसे बीच में से कभी तोड़ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं कोई भी बीच में से तोड़ नहीं सकता, सर्वसम्मत है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा ठीक है ना वो स्वतंत्र है कि वो चाहे पैदा किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन वो किसी भी राज्य में रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं न कहीं विरोधाभासी विचारधाराएँ हो गई। और जॉन लॉक साहब कहते हैं कि भाई जो 5वीं अवधारणा है कि प्राकृतिक विधि की मान्यताएँ समाप्त नहीं होती। लॉक के समझौता सिद्धांत के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, पर जो प्राकृतिक विधि है उसकी मान्यताएँ समाप्त नहीं होती। स्टेट ऑफ नेचर जो है, प्राकृतिक अवस्था जो है बच्चे, प्राकृतिक अवस्था का तो अंत हो जाता है, ये बात हकीकत है कि प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है। ठीक है? लेकिन प्राकृतिक अवस्था का अंत होने के बावजूद भी जो प्राकृतिक मान्यताएँ हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाएगा जब राज्य बन जाएगा। एक राज्य में एक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का गठन हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, ठीक जैसे इनका गठन होगा तो आप कह सकते हैं सर कि प्राकृतिक अवस्था तो समाप्त हो गई। लेकिन प्राकृतिक मान्यताएँ कभी समाप्त नहीं होती। लॉक ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विधि के द्वारा तो समाज में कभी भी समाप्त नहीं हो पाते। चलिए, ठीक है जी? चलिए, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप जॉन लॉक के इस सिद्धांत से बच्चे? तो जॉन लॉक का ये जो सामाजिक ठीक है समझौते का सिद्धांत है, ठीक है? इससे हम बहुत आराम से ठीक है इस बात का तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से प्राप्त होती है बच्चे कि सरकार को किसी भी प्रकार की कोई मौलिक शक्ति नहीं है।
ठीक है ना? कोई मौलिक सत्य नहीं, ऐसा जैसे हॉब्स में था। एक हॉब्स के अंतर्गत बचे, जो सरकार होगा, जो राजा होगा, मतलब इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की बात कही थी हॉब्स साहब ने, देखो उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। तो ये कह रहे हैं कि कोई मौलिक शक्ति नहीं है, अंतिम रूप से शक्ति समाज में ही है, ठीक है? लोगों में निहित है। ये कहते हैं अंतिम रूप से शक्ति, ठीक है, समाज में निहित रहती है। समाज में निहित रहती है, ना कि शासन में, ठीक है? तो सरकार को मौलिक शक्ति नहीं होती, बल्कि देखिए सरकार के पास शक्ति ना होकर किसके पास होती है? समाज के पास शक्ति होती है। चलिए, ये बात समझ में आई? तो अभी आप क्या करना कि केवल इतना ही आप एक बार ठीक है रिवाइज़ करना, ठीक है? क्योंकि राजनीतिक चिंतक है, विचारक है, ऑब्वियस सी बात है, इतना ही आप एक बार रिवाइज़ करना और फिर उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे और कल फिर हम रूसो को ठीक है पढ़ाएँगे। रूसो के बाद जो आगे के विचारक हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है? एक बार हम सब लोगों को बच्चे ठीक है इसका रिवीजन करना है, ठीक है? मेरी बात मानिए, एक बार सब लोग जो है ना इसका रिवीजन करना, सभी लोग, सभी साथी एक बार रिवीजन करना और जब एक बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएँगी और प्लस ये पीडीएफ नोट्स मिला, इसको एक बार आप पढ़ना। तो एक्चुअली जो है ना सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे ना? कल मिलेंगे मज़े से, अच्छे से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से।